सबसे पहले वेलकम टू 12th क्लास। देखो 12th क्लास का जो सबसे पहला चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, लेकिन आज का लेक्चर प्रॉपर पहला लेक्चर नहीं होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आज का जो लेक्चर होगा वो एक तरीके से आप ट्रेलर टाइप का समझ सकते हैं। जैसे मूवी आने से पहले एक ट्रेलर होता है ना, जिसमें हमको झलक दिखता है कि आगे हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसी टाइप की कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आप पहले से जानते हैं, कुछ नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी, है ना। तो आज का लेक्चर जनरली एक ब्रिज की तरह होगा, जिस पे चढ़ के हम लोग 11th क्लास से धीरे धीरे 12th क्लास में एंटर करेंगे। क्लियर है? शुरू करें। चलिए, देखिए भगवान ने जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको ऐसे दो प्रॉपर्टीज दिए हैं, यानी कि दो ऐसे गुण दिए हैं जिनकी वजह से वो एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं। जिसमें जो सबसे पहला गुण है, यानी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, वो है चीज़ों में मास का होना। और मास को हम डिनोट कैसे करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है चीज़ों में चार्ज का होना, और चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू से। ऑब्वियसली 10th क्लास में तो चार्ज आपको मिला ही होगा, है ना। चलिए, यानी हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स मास की वजह से भी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं और चार्ज की वजह से भी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। अब अगर हम मास की बात करें तो मास हमेशा पॉजिटिव होता है, मास कभी नेगेटिव नहीं होता। आप कभी दुकान में जाके नहीं कहते हैं कि हमको -आधा केजी चीनी चाहिए, है कि नहीं। कभी मास में आपने नेगेटिव साइन सुना है क्या? नहीं। इवन मास किसी भी चीज़ का जीरो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बचपन में हम लोगों ने जो मैटर का डेफिनेशन पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि हर वो चीज़ जिसके पास मास है ना, जो जगह छेकता है, यानी जिसके पास वॉल्यूम है, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। तो अगर किसी चीज़ का मास जीरो हो जाए तो समझ लेना वो मैटर ही नहीं है, वो पदार्थ ही नहीं है कि नहीं। तो बताइए, मास हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, ये तीनों होता है। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप बता सकते हैं एटम किन तीन एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो तीनों का वो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वही से हम इन तीनों का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। आप मेरे ख्याल से आप जानते होंगे कि जो प्रोटॉन होता है उसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज, और इसीलिए हम लोग प्रोटॉन को पी और सुपर स्क्रिप्ट में प्लस का साइन देके डिनोट करते हैं। बाबू, जैसे मान लीजिए कि कहीं ऐसा M1 लिखा हुआ है ना, तो ये जो नीचे वाली जगह होती है उसको कहा जाता है सबस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? ये सबस्क्रिप्ट है। लेकिन अगर ऊपर में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको क्या कहा जाता है? सुपर स्क्रिप्ट। तो प्रोटॉन को डिनोट किया जाता है ऐसे P प्लस से। ये प्लस साइन आपको बताता है कि प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्लियर है? अब आप बताइए, अगर नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल ले तो क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के पास होता है। और इलेक्ट्रॉन को अगर आपको डिनोट करना होगा तो ई के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में हम माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ ई से मत डिनोट करना, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि ई से हम किसी और चीज़ को डिनोट करते हैं। क्लियर है? चलिए, और अगर हम बात करें ऐसे पार्टिकल की जिसके पास नेट चार्ज जीरो होता है, या जिसके पास चार्ज नहीं होता है, वो होता है न्यूट्रॉन। क्लियर है? इसीलिए जब न्यूट्रॉन को डिनोट करते हैं तो हम n के ऊपर जीरो लगा देते हैं। ये पॉजिटिव साइन डिनोट करता है कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये नेगेटिव साइन डिनोट करता है कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। बोलो। और ये जीरो डिनोट करता है कि इसके पास कोई चार्ज नहीं है। और जिन चीज़ों के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है उसको न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, न्यूट्रल पार्टिकल्स कहा जाता है। एंड ऑब्वियसली न्यूट्रॉन को जो उसका नाम मिला है वो उसके न्यूट्रल होने की वजह से ही मिला है। थोड़ा मैचिंग मैचिंग सा नहीं हो रहा है क्या? न्यूट्रॉन न्यूट्रल, है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ठीक है। आप बता सकते हैं कि मास की वजह से जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ऑब्वियसली 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, 11th क्लास में भी आपको मिला होगा। तो फोर्स ड्यू टू मास होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन बाबू, चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है ना, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक्चुअली दो फोर्सेस के कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा हुआ है। अगर हम इसको आधा आधा बांटें तो ये रहा इलेक्ट्रो और ये रहा मैग्नेटिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रो से आता है इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब इसी को शॉर्ट में इलेक्ट्रो लिखा गया है, ठीक है।
और बाबू इलेक्ट्रिक फोर्स को ना हम लोग प्यार से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। तो आगे चल के मैं इलेक्ट्रिक फोर्स बोलूं चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलूं, दोनों का मतलब सेम होगा। क्लियर है? चलिए, ऑब्वियसली ये जो दूसरा पार्ट है उससे आपको मिलेगा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह चीजों में किस चीज का होना होता है, चीजों में मास का होना, मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। लेकिन आप बताइए कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह क्या है, चीजों में चार्ज का होना। मैग्नेटिक फोर्स की वजह क्या है, तो इसकी वजह भी होती है चीजों में चार्ज का होना। हालांकि मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन वो 4th चैप्टर में मैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में हमारा जो सबसे मेन फोकस रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर। क्लियर? चलिए, अब बात करते हैं कि चार्ज आखिर कब इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है और कब मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। तो बच्चों ध्यान से समझना कि चार्ज किसी भी स्थिति में रहे, वो रेस्ट में रहे या चाहे मोशन में रहे, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगाएगा ही। क्लियर है? यानी कि ड्यू टू बोथ चार्जेस, यहाँ चार्जेस आना चाहिए, एट रेस्ट या फिर इन मोशन। और बाबू अगर चार्ज रेस्ट में होता है ना तो उसको कहा जाता है स्टैटिक चार्ज। क्या कहते हैं? कोई भी चीज अगर रेस्ट में है तो उसको स्टैटिक कहा जाता है, लेकिन चार्ज अगर मोशन में हो तो उसको कहा जाता है डायनामिक चार्ज। क्लियर है? मतलब मूव कर रही चीजों को जनरली हम लोग डायनामिक बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चार्ज मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करे तो उसके लिए चार्ज का मोशन में होना जरूरी है। चार्ज अगर रेस्ट में रहेगा तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स तो एक्सर्ट करेगा लेकिन मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। ये क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, चलिए, तो बताइए मैग्नेटिक फोर्स कौन सा चार्ज एक्सर्ट करता है? वो चार्ज एक्सर्ट करता है जो चार्ज मोशन में हो, यानी कि डायनेमिक चार्ज। क्लियर है? अरे हाँ बोलो। हाँ ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो चार्ज मोशन में होता है ना, जो चार्ज मोशन में होता है एक्चुअली वो मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सर्ट कर सकता है एंड वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्सर्ट कर सकता है, लेकिन जो चार्ज रेस्ट में होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। क्लियर है? बोलिए, आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अगर हम उसके डेली लाइफ के एग्जांपल की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि इस पेन को मैं छोड़ता हूं तो वो नीचे गिरता है। बताइए कौन सी फोर्स की वजह से नीचे गिरा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये जो न्यूटन के सर पे सेब गिरा था, ये किस फोर्स की वजह से गिरा था? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि सेब के पास भी मास है, अर्थ के पास भी मास है। अब चूंकि दोनों के पास मास है तो दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये तो एक डेली लाइफ का एग्जांपल हो गया। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स के डेली लाइफ के एग्जांपल की बात करें तो मे भी बचपन में आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा कि आप कंघी को सूखे बालों से रगड़ते होंगे, है ना? बाल भीगा नहीं होना चाहिए, बाल में तेल वेल नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि अगर बाल भीगा रहेगा तो उतना फ्रिक्शन क्रिएट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप सूखे बालों पे कंघी को सबसे पहले रगड़ लीजिए। अरे बोलिए। उसके बाद आप कागज के टुकड़ों के सामने लेके जाइएगा तो ये कंघी उन कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेता है। आपको क्या लगता है, इस कंघी ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के अट्रैक्ट किया है क्या? नहीं। यहाँ पे एक्चुअली होता यह है ना कि शुरू शुरू में कंघी न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब हुआ कि उस पर नेट चार्ज कितना होता है, लेकिन जब हम उसको बालों से रगड़ते हैं तो इसमें चार्ज आ जाता है। अब ये कैसे आता है, क्यों आता है, ये जब हम लोग प्रॉपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन इतना समझ लीजिएगा कि रगड़ने से इस कंघी के पास क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। और बताइए चार्ज की वजह से कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो ये कंघी इलेक्ट्रिक फोर्स लगा के इन कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रहा है। डिटेल में जब हम चैप्टर में एंटर करेंगे उस समय देखेंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है। और अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो कोई भी मैग्नेट अगर किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है तो एक सीधा साधा एग्जाम्पल है मैग्नेटिक फोर्स का। अब जैसे मान लो कि घर में कोई भी स्पीकर खराब होता है तो बताओ उसका कौन सा पार्ट हमारे काम का होता है? अरे उसमें का मैग्नेट, बाकी सब गया भाड़ में, है कि नहीं? मैग्नेट उसका लेते हैं या फिर तरह तरह की चीजों को हम अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। बोलिए, जैसे मान लो कभी सिक्के को जाकर अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, चाहे डिफरेंट डिफरेंट चीजों को। तो अगर मैग्नेट किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है तो वो एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल हो गया मैग्नेटिक फोर्स का।
क्लियर है? तो इसे हमने देखा कि ये जो तीनों टाइप के फोर्स हैं वो हमको डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, है ना? आगे बढ़े, चलिए ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के आप सिर्फ चीजों को खींच सकते हैं, आप कभी धक्का नहीं दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस पेन को अगर मैं यहाँ से छोड़ूं तो क्या लगता है, धरती इसको खींचेगा कि धक्का देगा? ऑब्वियसली अपनी तरफ खींचेगा। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि धरती इसको धक्का दे दे, यानी कि ये ऊपर जाने लगे, है कि नहीं? तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई मास m1 है, कोई दूसरा मास m2 है, तो चूंकि दोनों के पास मास है तो दोनों एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स किस नेचर का होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो आप बताइए कि ये इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? आपसे आपसे पूछ रहा हूं मैं, मतलब इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? m1 m2 को अट्रैक्ट करना चाहता है तो m1 m2 हाँ अपनी तरफ खींचेगा। तो अपनी तरफ खींचने के लिए m1 m2 पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? राइट की लेफ्ट? राइट साइड में, इधर की तरफ। अच्छा एक बात बताऊं, थोड़ा सा भी लॉजिक लगा लेते ना तो बिना दिमाग लगाए हुए तुम आंसर बता सकते हो। काहे कि बाबू अगर फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा होता ना तो ये जो लाइन मैंने खींचा है ये थोड़ा मैं और दूर खींचता। जा, समझ रहे हो? मतलब अगर मान लो इधर फोर्स मुझको ड्रॉ करना होता तो ये लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करता क्या? तो ये तो बिना दिमाग लगाए हुए तुम बता सकते थे। खैर देखते हैं, m1 m2 को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। m1 m2 को अपनी तरफ खींच रहा है, तो मान लो कि मुझको किसी को अपनी तरफ खींचना है तो मैं ऐसे खींचूंगा क्या? ऐसे खींचा जाएगा? ऐसे खींचा जाएगा ना। यानी इस पर जो फोर्स लगेगा बाबू वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अरे बोलो ना यार। और मान लो कि वो फोर्स F लगा है ना? तो बताओ m2 अगर m1 को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगा कि हम सिर्फ चीजों को खींच सकते हैं, तो m1 पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? किस डायरेक्शन में? राइट साइड में लगेगा। बोलिए, दोनों एक दूसरे को खींच रहा है। लेकिन इतना बता दीजिए कि क्या दोनों फोर्स सेम अमाउंट का होगा कि कुछ F1 और F2 लिखा जाए? F, हाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि जैसे ये हल्का है ये भारी है कि नहीं? तो फोर्स सेम थोड़े लगना चाहिए। एक हाथी एक चूहे पे जितना फोर्स लगाएगा एक चूहा हाथी पे उतना ही फोर्स थोड़े लगाएगा। यही लॉजिक ना लगा रहे होगे कि एक हल्का है एक भारी है तो फोर्स फिर सेम क्यों लगेगा? क्या बोलना चाह रहे हो? बराबर फोर्स होगा? बराबर होगा? अच्छा तो बराबर होगा तो इसके पीछे का लॉजिक बताना तो। न्यूटन्स थर्ड लॉ। बैठ जाइए। देखिए क्या है ना कि याद करने में न्यूटन्स थर्ड लॉ सबसे आसान होता है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे मुश्किल होता नहीं है लेकिन जनरली आप लोग उसको ढंग से समझ नहीं पाए होते हैं, ठीक है? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्चुअली कहता क्या है? वो कहता है कि एक पार्टिकल दूसरे पे जितना फोर्स लगाएगा दूसरा भी पहले पे उतना ही फोर्स लगाएगा। समझ रहे हैं? हाँ लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट का मतलब समझ में आता है? इक्वल का मतलब हुआ कि फोर्स का जो अमाउंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ये इस पर अगर 10 न्यूटन लगा रहा है तो ये भी इस पे 10 ही न्यूटन लगाएगा। एंड ऑपोजिट का मतलब होता है कि फोर्स का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? उल्टा। तो वो तो हमको दिख ही रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में तो इस पे फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में। बात समझ रहे हो? देखो एक चीज बताता हूं मैं। मान लो कि इस पेन पे, मान लेते हैं 100 ग्राम का पेन है ये, तो धरती इस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाता है नीचे की तरफ लगभग। तो एट द सेम टाइम ये पेन भी धरती पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। कहाँ? धरती पे। अरे धरती पेन पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है तो पेन धरती पे कहाँ फोर्स लगाएगा? ऊपर की तरफ लगाएगा। और कितने का लगाएगा? 1 न्यूटन का ही लगाएगा। अब ये अलग बात है कि अब ये पेन 100 ग्राम का है, तो अगर 100 ग्राम की चीज पे तुम 1 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो उस पर असर पड़ेगा। अरे हल्का ना है, बोलो। लेकिन धरती इतना भारी है, धरती का जो अर्थ का जो मास होता है वो 6 × 10⁻24 kg होता है। यानी 6 के ऊपर
आपको 24 जीरो लगाना पड़ेगा। तो क्या ये तुमको कोई मामूली मास दिख रहा है क्या? अब इतने भारी चीज पे अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो उस पर असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यही वजह है कि जब इसको छोड़ा जाता है ना, तो फोर्स इस पे भी 1 न्यूटन का लग रहा है, फोर्स धरती पे भी 1 न्यूटन का लग रहा है, लेकिन इस पर असर पड़ेगा क्योंकि ये हल्का है, धरती पे असर नहीं पड़ता, इसीलिए ये नीचे जाता हुआ दिखता है लेकिन धरती ऊपर आता हुआ नहीं दिखता है। अदरवाइज दोनों पे फोर्स सेम अमाउंट में लग रहा है। क्लियर है? हाँ, तो अब आज के बाद से ऐसा बकवास मत करना कि जो चीज हल्का है वो कम फोर्स लगाएगा, जो भारी है वो ज्यादा फोर्स लगाएगा। फोर्स हमेशा पेयर में लगता है। क्लियर? और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम होगा। और डायरेक्शन कैसा होगा? उल्टा होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, चलिए। तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या होगा अगर हम दोनों को छोड़ देंगे? तो एक दूसरे के करीब आ जाएगा। क्लियर है? चलिए। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो कि चार्ज की वजह से लगता है, ये दोनों टाइप का होता है। ये अट्रैक्टिव नेचर का भी होता है और ये रिपल्सिव नेचर का भी होता है। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लगा के हम चीजों को खींच भी सकते हैं और चीजों को धक्का भी दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं। हाँ, मतलब भगवान के नाम पे छोड़ दें हम उसको ना, हम उसको धक्का भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपको इतना बताना है कि बताइए इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का कब होता है? अरे इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज की वजह से लगता है ना, तो आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन कब होगा, कब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? जब चार्जेस जब चार्जेस सेम हो, जब चार्जेस ऑपोजिट साइन के हो, यानी एक पॉजिटिव चार्ज हो तो दूसरा नेगेटिव चार्ज हो। और बाबू ऐसे चार्जेस को कहा जाता है अनलाइक चार्जेस। क्या कहते हैं? अनलाइक। नामे से हमको समझ में आ रहा है कि वो सेम नहीं है कि नहीं? तो इसका मतलब हुआ चार्जेस ऑफ डिफरेंट साइन। ठीक है, यानी कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरे को कैसा होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब हुआ कि ये इस पर इस डायरेक्शन में एफ फोर्स लगाएगा, तो ये इस पर इस डायरेक्शन में एफ फोर्स लगाएगा। बोलिए, ठीक है? और अगर छोड़ दें तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर है? चलिए। लेकिन ये बताइए रिपल्सिव फोर्स कब लगता है? कब लगता है? जब चार्जेस सेम साइन के हो, और बाबू उसको कहा जाता है लाइक चार्जेस, यानी चार्जेस ऑफ क्या? चार्जेस ऑफ सेम साइन। क्लियर है? यानी कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव तो दूसरा भी पॉजिटिव होना चाहिए, एक अगर नेगेटिव तो दूसरा भी नेगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे रिपल्सन होगा। रिपल्सन का मतलब कि दोनों एक दूसरे को धक्का देगा। तो बाबू ये अगर इसको धक्का देना चाहता है तो बताओ इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? हाथ से इशारा करके बता सकते हो। हाँ ठीक है, सही बता रहे हो। अरे धक्का देना है, ये इसको धक्का देना चाहते हैं तो ऐसा ही ना धक्का देगा। तो इसका मतलब हुआ कि इस पर फोर्स लगेगा उधर की तरफ, और कितना? मान लो एफ। तो बताओ इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ लगेगा। और कितना लगेगा? क्या हम उसके लिए देखेंगे क्या कि कौन चार्ज बड़ा है कौन चार्ज छोटा है? नहीं। न्यूटन्स थर्ड लॉ हमेशा वैलिड होता है। यानी कि इसने उधर की तरफ एफ लगाया तो वो इस पर इधर की तरफ एफ लगाएगा। ठीक उसी तरीके से ये नेगेटिव नेगेटिव को भी धक्का देगा कि नहीं? हाँ बोलिए ना। चलिए ठीक है, तो उधर की तरफ लगेगा एफ तो इस पर इधर की तरफ लगेगा एफ। और क्या होगा अगर हम इन पेयर्स ऑफ चार्जेस को छोड़ दे तो एक दूसरे को धक्का दे के एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। अरे ऐसा ही ना होगा? क्लियर हो रहा है ये? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए ठीक है, आपकी इजाजत जरूरी है। मान लीजिए कि एक मास है m1, दूसरा मास है m2, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? r है। तो आप जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पर कौन सा फोर्स लगाएंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। तो ये m1 m2 को अपनी तरफ खींचेगा Fg फोर्स लगा के। बाबू यहाँ पर G स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे यार ये ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा है मैंने। तो m2 m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सेम Fg फोर्स लगाएगा। खाली आपको इतना बताना है कि इस Fg का मैग्नीट्यूड कितना होगा। जल्दी, डायरेक्शन तो हमने देख लिया, डायरेक्शन तो देख के ही समझ में आ रहा है कि अट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं? आप इसका मैग्नीट्यूड बताइए, जल्दी करिए। G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अरे 9th क्लास में पढ़ा है ना तुमने ये, 11th में भी आपको मिला होगा। चलिए जल्दी बताइए G की वैल्यू कितनी होती है, देखते हैं कौन बताता है। कौन बताएगा? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस। देखो यार अगर साइंस के स्टूडेंट हो ना
तो ये बहुत बेसिक कांस्टेंट है, मतलब लोग हंसेंगे अगर आपको ये नहीं पता होगा तो। 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट बताइए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, ये पहले से भी हम लोगों ने देखा है और ये ध्यान में होना भी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, तो मान लो कि एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? R है। मतलब सिचुएशन ऐसा ही है, बस इसमें मासेस थी और उसमें चार्जेस हैं ना। तो एक बात बताइए, ये अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको कौन सा चार्ज मानेंगे? पॉजिटिव चार्ज मानेंगे कि नेगेटिव चार्ज मानेंगे? पॉजिटिव ही मानेंगे, क्योंकि सामने में क्या छुपा रहता है? अरे बोलो ना, मुंह खोल लो, ठीक है। सामने में क्या छुपा रहता है? पॉजिटिव छुपा, प्लस साइन छुपा हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो बताइए दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? दोनों के बीच में, हाँ, अट्रैक्शन होगा। दो लाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन होगा। तो ये इसको उधर की तरफ रिपेल करेगा और Fe स्टैंड्स फॉर, अरे Fe स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो ये उसको इधर की तरफ रिपेल करेगा और सेम फोर्स लगाएगा। यहाँ भी न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो बात करें अगर हम इस फोर्स के अमाउंट की, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड की, तो इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, कूलम्स लॉ में, ठीक है। 4-5 दिन के बाद जब कूलम्स लॉ आपको मिलेगा तो उसमें हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका जो फॉर्मूला आएगा वो बहुत हद तक इसी से मिलता जुलता है। मतलब इसको याद करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसमें है G, इसमें आता है K। क्या आता है? K आता है। अरे कांस्टेंट सेम थोड़े होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कि नहीं? तो इसमें K आएगा। हाँ, उसमें आता है M1 M2। तो थोड़ा लॉजिक लगा के बताओ तो इसमें क्या आना चाहिए? तो इसमें Q1 Q2 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2, और उसमें भी नीचे आर स्क्वायर है, इसमें भी नीचे आर स्क्वायर। तो बताओ याद हो गया? अभी कूलम्स लॉ का इंतजार नहीं करेंगे हम लोग, अभी याद कर लेते हैं। अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? R। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? K, अरे बोलो, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगेगा। क्लियर है? चलिए, हाँ, K की वैल्यू कितनी होती है? तो बाबू वो होती है 9 इंटू 10⁻9। और अगर आपको यूनिट लिखना है ना, तो उसको भी याद करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इधर न्यूटन मीटर स्क्वायर है, हाँ, तो इसमें भी आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर ना। और लेकिन बाबू रे, नीचे में केजी का स्क्वायर है। हाँ, अरे यार तुम लोग बोलता काहे नहीं है? नीचे में केजी का स्क्वायर है। हाँ, तो यहां नीचे में आएगा कूलम का स्क्वायर। का है? क्योंकि इधर क्या था? मास था, और मास का यूनिट क्या होता है? केजी। तो अगर इधर केजी का स्क्वायर है तो इधर क्या है? चार्ज, और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, तो इसीलिए कूलम स्क्वायर आएगा। क्लियर है? तो बताइए जल्दी सब लोग मिलके, के की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर? अब एक और चीज है, थोड़ा सा इस कांस्टेंट को देखो और इस कांस्टेंट को देखो। ये ऑर्डर देख के आपको क्या लग रहा है? ये 10⁻11 देख के आपको क्या लग रहा है? ये कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी है कि बहुत छोटी क्वांटिटी है? ये बहुत बहुत छोटा है। अरे 10⁻11 का मतलब हुआ कि आपको 0 पॉइंट के बाद 10 गो जीरो लगाना पड़ेगा और तब जाके 1 लिखना पड़ेगा। अरे तो ये छोटा क्वांटिटी ही ना है। तो चूंकि जी की वैल्यू बहुत छोटी है ना, इसीलिए ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स होता है। समझ रहे हैं? हाँ, काहे कि अगर आप जैसे मान लीजिए कि कोई भी मास यहाँ रखते हैं, कोई भी डिस्टेंस यहाँ रखते हैं, लेकिन जी की वैल्यू ही बहुत कम है, तो इसका कैलकुलेशन भी तो बहुत कम आएगा। तो ये जो चार फंडामेंटल फोर्सेस आप लोगों ने 11th क्लास में नाम सुना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, याद है?
तो उसमें सबसे कमजोर फोर्स कौन होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना। लेकिन थोड़ा सा इसको देखो तुम, ये तुमको क्या लग रहा है? ये बहुत छोटी क्वांटिटी है क्या? ये 9 के ऊपर तुमको 9 जीरो लगाना है, 9 के ऊपर तुमको 9 जीरो लगाना है ना। ये 9 बिलियन लिखा हुआ है, 9 अरब लिखा हुआ है ये। तो इसके रेस्पेक्ट में बताइए ये बहुत बड़ा है कि नहीं? खाली अगर हम इस ऑर्डर को 10 टू द पावर को कंपेयर करें तो वो इससे 10 टू द पावर 20 गुना ज्यादा बड़ा है। 10 टू द पावर 20 का मतलब हुआ आपका लगभग 100 अरब अरब, यानी कि 100 बिलियन बिलियन टाइम्स बड़ा है ये। तो खाली हम कांस्टेंट्स को कंपेयर करके बता सकते हैं कि इस फोर्स के रेस्पेक्ट में ये फोर्स बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। अगर उसको तुम चींटी समझ रहे हो ना, अगर वो चींटी है तो समझ लीजिएगा कि ये हाथी भी नहीं है, डायनासोर है ये बहुत खतरनाक होता है। अभी एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। लेकिन इतना तो आप समझ रहे हैं ना कि इसके कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसीलिए एक बहुत खतरनाक फोर्स हो जाता है। इसके कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम है, इसीलिए एक बहुत कमजोर फोर्स होता है। क्लियर है? चलिए आइए हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 100 केजी, इसका भी मास कितना है 100 केजी है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 1 मीटर है। हमको पता करना है कि दोनों एक दूसरे पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो बताइए जी की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11। m1 की जगह पे 100, m2 की जगह पे भी 100 और डिवाइडेड बाई बीच का सेपरेशन कितना 1 मीटर। तो r की जगह पे आप 1 का स्क्वायर करिए। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये वैल्यूज पुट करते समय यूनिट क्यों नहीं लिखा है? मतलब हमको लिखना चाहिए यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, सॉरी पर केजी स्क्वायर। यहाँ पे भी केजी, यहाँ पे भी केजी, यहाँ पे मीटर लिखना चाहिए ना बाबू। तो मैंने इसलिए नहीं लिखा है ना क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं क्या निकाल रहा हूं। अरे ये फोर्स ही ना है, तो ये बात मैं जानता हूं कि इसका जो आंसर आएगा वो न्यूटन में आएगा। ओ माय गॉड, देखो तुम अगर लिखते भी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो बताओ यहाँ पर केजी और यहाँ पर भी केजी आएगा। तो केजी केजी मिलके केजी का स्क्वायर, और यहाँ नीचे में केजी स्क्वायर। अरे बोलो, तो केजी स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, तो खाली क्या बचेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पर तुम मीटर रखोगे तो ये भी तो मीटर का स्क्वायर है, तो नीचे वाला मीटर का स्क्वायर ऊपर वाला मीटर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ तुमको क्या मिलेगा न्यूटन मिलेगा। तो चूंकि मैं जानता हूँ कि आंसर वैसे भी न्यूटन में आने वाला है कि नहीं, तो इसीलिए मैंने वो तामझाम नहीं किया है, डायरेक्ट मैं लास्ट में न्यूटन लिख दूंगा। लेकिन एक और बात है, हर बार ऐसा मत करना। ऐसा तुम तभी करना जब जिन चीजों को तुम पुट कर रहे हो वो ऐसा यूनिट में है। बोलिए, हम बिल्कुल इसको पुट कर रहे थे तो वो ऐसा यूनिट में था, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट ही ना है। बताइए मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी होता है, और ये केजी में ही दिया हुआ है। अरे बोलो, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, और ये मीटर में ही दिया हुआ है। तो चूंकि सारी चीजें ऐसा यूनिट में है, इसलिए आंसर भी ऐसा यूनिट में आएगा ना। मान लो कि अगर ये ग्राम में दे देता 100 ग्राम दे देता, तो खाली यहाँ पे हम 100 लिख के उसके बाद न्यूटन लिख देते हैं? नहीं, तब उसको हमको सबसे पहले केजी में कन्वर्ट करना पड़ता ना। चलिए ठीक है, तो आइए इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है ये। तो बताइए ये 1 का स्क्वायर तो ये तो 1 ही रह जाएगा। ये 100 इंटू 100 10 टू दी पावर 4 होगा। अरे होगा ना। इसको अगर हम लिखे तो ऐसे लिखेंगे 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 इंटू 10 टू दी पावर 4, है कि नहीं। अब बच्चों, अगर बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड किया जाता है कि नहीं? आंसर न्यूटन में आएगा। अरे बोलो ना यार। तो बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा इस केस में? 6.67 इंटू, बताइए 10 टू दी पावर कितना? 10 टू दी पावर माइनस 7। वेरी गुड, तो ये रहा आपका 10 टू दी पावर माइनस 7 न्यूटन। ठीक है, चलिए आपको क्या लग रहा है, इसको देखिए और बताइए, ये आपको बहुत बड़ा फोर्स लग रहा है कि बहुत छोटा फोर्स लग रहा है? 10 टू दी पावर माइनस 7 है ना, जाहिर सी बात है ये बहुत छोटा फोर्स है। क्लियर है? ये कितना छोटा है इसको थोड़ा चाहे तो हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आप इस 10 टू दी पावर माइनस 7 को ना नीचे लेके आइए। आप जानते हैं कि आप चीजों को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, अंश से हर में ला सकते हैं, है कि नहीं?
तो इससे क्या होगा बता सकते हैं? ऊपर में तो खैर आपका 6.67 न्यूटन बचेगा, नीचे में क्या आएगा? अगर हम इसको ऊपर से नीचे लेके आए तो क्या होगा जाके नीचे में ये? हाँ, तो जब भी चीजों को ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर लाया जाता है तो उनके पावर का साइन बदल जाता है। अगर पावर नेगेटिव में है तो नीचे जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, ये बन जाएगा 10⁻7। और आपको किसी ने बताया है कि 10⁻7 का मतलब 1 करोड़ होता है? बोलो, 1 करोड़ लिखने के लिए एक के ऊपर 7 को जीरो लगाया जाता है। तो इसका मतलब हुआ ना कि 6.67 न्यूटन के फोर्स को आपको 1 करोड़ हिस्से में बांटना है। आपको नहीं लग रहा बहुत छोटा फोर्स होगा ये? हालांकि हम प्रैक्टिकली फील करेंगे इसको कि कितना छोटा होता है, लेकिन कम से कम देख के तो समझ में आ ही रहा है कि ये बहुत छोटा फोर्स है। बोलिए, चलिए ठीक है, आते हैं थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मास तो देखो फिर भी मैंने 100 kg लिया है, क्या कहते हो? चार्ज मैंने बस 1 कूलम लिया है। तो पहले तो ये बताओ देख के तुमको क्या लग रहा है, ये 1 कूलम कैसा चार्ज है? बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है, कैसा चार्ज है? अरे सुनने में तो छोटा ही ना लग रहा है 1 कूलम। बोलिए ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तो छोटा मोटा चार्ज। देखो मैंने 1 कूलम ले लिया है, और बताओ दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 1 मीटर है। दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, तो फॉर्मूला लगा ले हम लोग। तो बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। अब फिर मैं वो सब यूनिट नहीं लिखूंगा, भूलिए ना, मैं लास्ट में सीधे न्यूटन लिखूंगा। तो 9 × 10⁻9, Q1 की जगह पे कितना 1, Q2 की जगह पे भी 1, और डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 1 है। और चूंकि चीजों को मैंने ऐसा यूनिट में पुट किया है, इसीलिए मेरा आंसर भी ऐसा यूनिट में आएगा ना। अब देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कितना। तो 1 × 1 जो है वो तो 1 ही रह जाएगा ना, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा। मिला जुला के आंसर आपका 9 × 10⁻9 न्यूटन होगा। क्या कहते हो? यही होगा। अब देख के बताओ कि ये फोर्स तुमको कैसा लग रहा है? क्या छोटा मोटा फोर्स लग रहा है? अरे ये 9 अरब न्यूटन लिखा हुआ है, 9 बिलियन न्यूटन फोर्स लिखा हुआ है। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे मतलब सुन के तो लग रहा है कि ज्यादा फोर्स होना चाहिए, इसको इसको देख के तो पता चल रहा है कि ये छोटा फोर्स होना चाहिए। लेकिन चलो एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं, डेली लाइफ के एग्जाम्पल के जरिए, कि आखिर ये कितना छोटा है और ये कितना बड़ा है। क्लियर है? चलिए, तो ये अभी देखा हम लोगों ने कि 100 kg का एक ऑब्जेक्ट, 100 kg के एक ऑब्जेक्ट पे 1 मीटर के सेपरेशन पे कितना फोर्स लगाता है? 6.67 × 10⁻⁻। अरे अभी देखे थे हम लोग, ठीक है, ये देखा था ना हम लोगों ने। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, इसको अगर आपको महसूस करना है ना, ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि अगर कोई m मास का ऑब्जेक्ट है तो बताइए इस पर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है? कितना लगता है? mg लगता है। बोलिए। अच्छा, अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर ये mg क्यों लगता है, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, मतलब 9th क्लास में पढ़ा होगा, F बराबर ma। बोलो, याद आया न्यूटन से सेकंड लॉ में? अरे बोलो ना, F बराबर ma। अब क्या है ना कि जब कभी भी किसी चीज को धरती के आसपास छोड़ा जाता है ना, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है, यानी जिसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, बताइए वो कितना होता है? अरे धरती की वजह से चीजों में एक्सेलरेशन कितना आता है? कितना आता है? जी आता है, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जिसको कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए लगभग लगभग हम लोग कितना मान लेते हैं? 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अरे बोलो। तो कहने का मतलब है कि F इज इक्वल्स टू होता है ma, और अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है वो कितना आता है? g आता है। अरे यही आता है ना। तो अर्थ के लिए अगर हमको फोर्स लिखना है कि अर्थ कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो हम लोग a की जगह पे g रख लें। तो ये बात बिल्कुल याद रखना, ये भी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब 11th क्लास में तो पता नहीं तुमने क्या पढ़ा है, ठीक है, ये भी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि m मास के ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है mg। बोलो कितना? mg। क्लियर है? चलिए अब सुनिएगा,
एक काम करिए, अगर आपको इस फोर्स को महसूस करना है ना, जो कि कुछ इतना फोर्स है 6.67, और इसको ऊपर से नीचे लेके आइएगा तो ये 10⁻⁷ होगा ना। इस फोर्स को अगर आपको महसूस करना है तो एक काम करिए, आप 667 ग्राम आलू लीजिए, ठीक है, 667 ग्राम आलू लीजिए ना। अब देखो 667 ग्राम आलू तुम थोड़े खरीदे होगे 750 ग्राम, डंडी मार दिया होगा। घर पे जाके जब अपने वेइंग मशीन पे तुमने मेजर किया होगा तो पता चला होगा कि बस वो 667 ग्राम है। अरे बोलो ना। चलो ठीक है, तो हम वो ले लेते हैं। क्लियर है? ऐसे हाथ में पकड़िए। तो बताइए आपको इसका भार महसूस हो रहा है कि नहीं? इमेजिन करिए, आपको इसका वेट महसूस हो रहा है कि नहीं? बोलिए ना। अच्छा, तो मतलब आलू लीजिएगा तो आपको महसूस ही नहीं होगा। मान लो कि तुम भीख मांग रही हो, ठीक है, हाँ ठीक है, अल्लाह के कोई तुमको तुम्हारे हाथ पे 667 ग्राम आलू रख देगा तो तुमको फील ही नहीं होगा। हाँ, मैंने कम होगा लेकिन होगा तो होगा ना। हाँ, ये कहिए कि इसका भार हमको महसूस होगा, ठीक है। अब कितना होगा थोड़ा वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले बताइए तो इसका मास कितना लिया था हम लोगों ने? अरे मास कितना लिया था? 667 ग्राम लिया था। लेकिन इससे हमारा काम होगा नहीं क्योंकि ये ऐसा यूनिट नहीं है। पहले हमको इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, और बाबू ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना होता है कि नहीं? तो 1000 से अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा ना। अरे यार, तो बताओ आंसर कितना आएगा? 0.667 किलोग्राम। क्या बोलते हो? अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस आलू पे टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है mg, यानी मास और g को आप मल्टीप्लाई करिए तो आपको फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो बताइए तो मास कितना है? 0.667 kg, और g की वैल्यू हमको कितना लेना है? 10 लेना है। तो एक काम करिए ना, mg करना है आपको, यानी इस चीज में आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेसिमल उठ के यहाँ से यहाँ आ जाएगा कि नहीं? यानी ये तुमको मिलेगा 6.67, और फोर्स है तो आंसर किस में आएगा? न्यूटन में। यानी अर्थ जो है वो इस पर 6.67 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। इसको तुमको रोक के रखना है। रोक के रखना का मतलब हुआ कि तुमको रेस्ट में रखना है, और कोई भी चीज अगर रेस्ट में है तो उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अरे बोलो। हाँ, तो कहने का मतलब है कि अर्थ लगा रहा है नीचे की तरफ 6.67 न्यूटन का फोर्स, तो तुमको लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ 6.67 न्यूटन का फोर्स, तब ना इसको रेस्ट में रख पाओगे। और न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि अगर हमने इस पर ऊपर की तरफ 6.67 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो ये भी हमारे हाथ पर नीचे की तरफ 6.67 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। जल्दी बोलिए। और यही 6.67 न्यूटन का जो फोर्स है वो आपको इसके वेट के रूप में महसूस होता है। आपको लगता है कि ये भारी है, आपको लगता है कि आपके हाथ को नीचे की तरफ दबा रहा है। अरे होता है ना, जैसे बहुत भारी चीज अगर हम अपने हाथ में पकड़ लें तो क्या हम पकड़ पाते हैं? हमारा हाथ ऐसे नीचे जाने लगता है। तो याद रखना, किसी भी चीज का जो वेट होता है वो कुछ और नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। क्लियर है? तो आप जल्दी से बताइए तो ये जो आप फोर्स महसूस कर रहे हैं वो कितना फोर्स आप महसूस कर रहे हैं? ये 6.67 न्यूटन का फोर्स आप महसूस कर रहे हैं ना। लेकिन आपको इतना फोर्स थोड़े महसूस करना है, आप अभी आपको उसको 1 करोड़ हिस्से में बांटना है, 1 करोड़ हिस्से में डिवाइड करना है, तब उसको महसूस करना है। क्लियर है? तो चलिए, अब एक के बार 1 करोड़ हिस्से में बांट लेंगे तो हमको फिर फील नहीं होगा। एक काम करते हैं, हम 10-10 गुना कम करते जाते हैं। क्लियर? तो मान लीजिए कि ये टोटल 10 गो आलू है, आप गिनिएगा तो ये 10 गो है, ठीक है। 10 आलू है ये। तो एक बात बताओ, 10 आलू मिल के इतना फोर्स लगा रहा है ना, तो बताओ एक आलू कितना फोर्स लगाएगा आपके हाथ पे? अगर सिर्फ हम एक आलू पकड़े तो वो आपके हाथ पे कितना फोर्स लगाएगा? 10 गुना कम फोर्स लगाएगा। अरे बोलो। तो चलो 9 आलू फेंको, एक आलू को सिर्फ आप अपने हाथ में रखिए। अभी आप जो ये फोर्स महसूस कर रहे हैं, देखिए आप इमेजिन करिएगा, एक आलू हाथ में रख लिया आपने, इमेजिन करिए, बताइए आप कितना फोर्स महसूस कर रहे हैं? 6.67 न्यूटन का अभी बस आपने 10वां हिस्सा महसूस किया है। क्लियर है? चलो अभी और 10 गुना छोटा करते हैं। अब इस आलू का हम लोग चिप्स बनाते हैं, है कि नहीं? मान लीजिए 10 गो चिप्स बना, इसमें 9 गो चिप्स फेंको और एक चिप्स को आप अपने हाथ में रखिए। अब आप बताइए तो आप कितना फोर्स महसूस कर रहे हैं?
तो आपने इस फोर्स को भी 10 गुना कम कर दिया। अरे यार, मान लो कि ये जो पूरा आलू है इसमें 10 चिप्स है, तो 10 चिप्स मिलके इतना फोर्स लगा रहा है, तो एक चिप्स आपके हाथ पे कितना फोर्स लगाएगा? तो 10 गुना कम फोर्स लगाएगा। यानी कि अभी आप जो फोर्स महसूस कर रहे हैं, वो चिप्स आपके हाथ में रखा हुआ है कि नहीं? मान लीजिए आप भीख मांग रहे हैं, कोई आता है चिप्स खाते हुए जा रहा है, तो उसने आपके हाथ पे एक चिप्स रख दिया, तो सबसे पहले बताओ कि तुमको महसूस होगा कि नहीं कि मेरे हाथ पे कुछ रखा हुआ है? बिल्कुल महसूस होगा। तो अभी जो आप भार महसूस कर रहे हैं वो है 6.67 न्यूटन डिवाइडेड बाई, अभी तो तुमने बस 100 हिस्से में बांटा है। चलो एक काम करते हैं, इस चिप्स में लाइनिंग्स होती हैं, आपने देखा होगा, आपको पता नहीं यहाँ दिख रहा है कि नहीं, इसमें भी लाइनिंग्स हैं। आप गिनिएगा, टोटल 10 गो लाइनिंग है। तो मान लो इक्वल लंबाई चौड़ाई के 10 लाइनिंग्स हैं, तो हम 9 लाइनिंग्स को तोड़ के फेंक देते हैं और बस अपने हाथ में हम एक लाइन रखते हैं चिप्स का। अरे चिप्स में लाइनिंग्स होती है ना, वो एक लाइन रखिए। बताइए कि अब आप कितना फोर्स महसूस कर रहे हैं? तो 6.67 न्यूटन डिवाइडेड बाई कितना? 1000, 10 गुना और कम कर दिया हमने। अरे यार, अभी तो बस हमने 1000 गुना कम किया है, अभी तो हमको 10,000 गुना और कम करना है, तब ना 1 करोड़ गुना कम होगा। तो अब तुम ऐसा सोचो कि अब एक वो चिप्स का लाइनिंग है, उसको 10,000 हिस्से में अगर हमने बांट दिया, हमको क्या मिलेगा? एगो डस्ट पार्टिकल नहीं मिलेगा, शायद इतना छोटा होगा कि हमको ढंग से दिखाई भी नहीं देगा। अरे बोलिए ना। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर आप इस फोर्स को महसूस करना चाहते हैं, ठीक है, 6.67 न्यूटन डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर कितना 7, तो ये उतना ही फोर्स है जितना फोर्स एक समझ लीजिए डस्ट पार्टिकल आपके हाथ पे लगाता है। और बताओ सही में, मान लो कि तुम भीख मांग रही हो, है कि नहीं? मांगना है क्या? हाँ, तो यस सर क्या बोल रही है? ठीक है, मान लो कि तुम्हारे हाथ पे किसी ने 1 लाख डस्ट पार्टिकल रख दिया, आपको महसूस होगा? नहीं महसूस होगा। यानी ये वो फोर्स है जो हम महसूस नहीं कर सकते, जस्ट एक डस्ट पार्टिकल के द्वारा लगाए गए फोर्स के बराबर है ये। समझ रहे हैं? तो इससे हमको ये पता चला कि एक 100 केजी का आदमी है ना, एक 100 केजी के आदमी पे 1 मीटर के सेपरेशन पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही होता है जितना कोई डस्ट पार्टिकल हमारे हाथ पे लगाता है, यानी कि नेग्लेजिबल, यानी हम उसको महसूस नहीं कर सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमको पता चल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना कमजोर फोर्स है। बोलो, क्या आपको लगता है हम लोग एक दूसरे का ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस कर पाते हैं? क्या हमको कभी ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर खड़े हैं, कोई वहां पर खड़ा है और हम उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं? नहीं, मतलब अगर इस उम्र में ऐसा लग रहा होगा तो इसकी वजह दूसरी है, वो बायोलॉजी वाले लोग बताएंगे, है ना। लेकिन इसकी वजह मास का होना नहीं होता है, कभी भी हम एक दूसरे का ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस नहीं करते हैं। क्या बोलते हो? ठीक है, वेरी गुड। तो ये एक बहुत कमजोर फोर्स है, लेकिन बाबू फिर भी अगर हमको इस फोर्स को महसूस करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस करना है, तो कम से कम किसी एक मास को बहुत ज्यादा होना जरूरी है। समझ रहे हो? का है कि फॉर्मूला होता है Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। अब चूंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो इन दोनों में से कम किसी एक चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना। बोलिए। हाँ ठीक है, तो बहुत ज्यादा में मतलब क्या लग रहा है? क्या मतलब कोई हाथी वाथी होना चाहिए क्या? तो वो भी नहीं, ऐसा थोड़े होता है कि कोई हाथी आता है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। क्या मतलब कोई पहाड़ वहाड़ होना चाहिए? ये भी नहीं होता, हम कोई पहाड़ की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो बाबू, बहुत ज्यादा का मतलब हुआ ना कि वो चीज अर्थ होना चाहिए, मून होना चाहिए, सन होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो अगर चीजें इतनी भारी होंगी ना, तब जाके हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस कर पाते हैं। बात समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये 2 पेन है, क्या लगता है, क्या ये दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा? लगा तो रहा होगा, लेकिन क्या ग्रेविटेशनल फोर्स को ये दोनों महसूस कर रहा होगा? तो महसूस नहीं कर पाएगा। 100-100 केजी के लोग तो महसूस ही नहीं कर पाते थे, ये तो बेचारे मुश्किल से 10-15-20 ग्राम के होंगे, है कि नहीं? लेकिन अगर इस पेन को मैंने यहाँ से छोड़ दिया, तो बताओ ये कहाँ जा रहा है? नीचे। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो बताइए यहाँ पर पेन ने ग्रेविटेशनल फोर्स को क्यों महसूस कर लिया? क्योंकि इसको खींचने वाला कोई 20 ग्राम का पेन नहीं है, इसको खींचने वाला 6 × 10 टू द पावर 24 केजी का
अर्थ है जो कि बहुत भारी है, तो कम से कम एक मास तो बहुत ज्यादा हो गया ना, इसीलिए अब इस पर फोर्स भी अच्छा खासा लगेगा, जिसको ये महसूस भी कर पाएगा और जिसकी वजह से ये नीचे भी जा पाएगा। क्लियर है? और बाबू अगर दोनों मास बहुत बड़ा हो गया तब तो और सोने पे सुहागा है। बोलिए, जैसे आपको पता होगा कि मान लीजिए ये है आपका सन, क्या है बताइए, सन है और ये अर्थ है। तो आप जानते होंगे कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, और अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो हर पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है ना। तो आप बताइए कि अर्थ को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है, वो कौन सा फोर्स है जो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा? तो बाबू वो है सन का ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे बोलो, बताओ, अर्थ सन से किस फोर्स की वजह से बंधा हुआ है, इसको छोड़ के क्यों नहीं भाग पाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो आप बताइए, तो यहाँ पे अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स को क्यों महसूस कर लिया? क्योंकि अर्थ का मास भी बहुत ज्यादा है और सन का मास भी बहुत ज्यादा है। क्लियर है? हाँ, तो मास अगर बहुत ज्यादा रहेगा तभी आप ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस कर सकते हैं ना, अदरवाइज छोटे मोटे मास के लिए आप ये फोर्स महसूस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स होता है। क्लियर है? चलिए, अब हम बात करते हैं उन दो चार्जेस की जिसका एग्जांपल अभी हम लोगों ने लिया था, यानी 1 कूलम बीच का सेपरेशन कितना, 1 मीटर, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं 9 × 10⁻⁹ है ना। अब आइए समझते हैं कि ये कितना ताकतवर फोर्स है। ठीक है, चलिए, तो ये ओरिजिनल हाथी है, ये मतलब वो प्लास्टिक वाला हाथी नहीं है जो हम मेला से खरीद के लेके आते हैं, ये जंगल वाला हाथी है। और बाबू आप नेट पे सर्च करिएगा तो एक एवरेज इंडियन हाथी का जो मास होता है ना, वो होता है 4500 kg, 4500 किलोग्राम होता है एवरेज देखा जाए तो ना। तो आप बताइए कि एक हाथी को अगर आपको उठाना है, बोलो ना, मान लो ये हनुमान जी का हाथ है, ठीक है, वो उठा सकते हैं, तो एक हाथी को अगर आपको उठाना है तो आपको कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा, एक कम से कम तो उतना लगाओगे ना। तो बताइए इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है mg, बोलिएगा, ठीक है, बताइए m कितना? अरे m कितना? 4500, और g की वैल्यू कितनी होती है? 10 होती है। तो क्या हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें? ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 45,000 हो गया क्या? ये 45,000 हो गया क्या? तो 45,000 न्यूटन का फोर्स अगर तुम लगाओगे, तुम चाहो तो एक हाथी को उठा सकते हो, लेकिन हमको तो ये ना पता करना है कि ये कितना ताकतवर फोर्स है। अरे बोलो, तो हमको ये पता करना है कि 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का फोर्स लगा के हम कितना हाथी उठा सकते हैं। ऑब्वियसली एक से ज्यादा हाथी उठा सकते हैं, काहे कि एक हाथी उठाने के लिए बस 45,000 न्यूटन का फोर्स चाहिए, ये 9 बिलियन न्यूटन लिखा हुआ है। तो हम कितना हाथी उठा सकते हैं ये जानने के लिए हम 9 × 10⁻⁹ न्यूटन को कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे। और बताइए 45,000 को कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। अरे यार, ये चौथा पांचवा का कैलकुलेशन है कि नहीं? न्यूटन से न्यूटन कैंसिल होगा। एक काम करो, तुम इसको 90 बनाओ, एक जीरो इसमें से उधार लेके इसको दे दो, तो ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 45, यहाँ पे बचेगा 10⁸ और बाबू यहाँ लिखा हुआ है 10⁻3। अब आप बताइए कि 45 से ये 90 कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। और ये 10⁻3 से 10⁸8 कटेगा तो 10⁵ ही ना बचेगा। ये लिखा है 2 × 10⁵, और आप जानते हैं कि 10⁵ का मतलब 1 लाख होता है, तो ये 2 लाख लिखा हुआ है। यानी ये इतना ताकतवर फोर्स है कि तुम इतना फोर्स लगा के चाहो तो बाबू टोटल कितना, 2 लाख हाथी उठा सकते हो। क्या लगता है कोई मामूली फोर्स है ये? क्या एक कूलम चार्ज पे कोई मामूली फोर्स लगा रहा है? बहुत खतरनाक फोर्स है। तुम्हारी औकात है कि तुम अपने हाथ में 1 कूलम चार्ज को पकड़ सको?
इसमें और एक कूलम इसमें, ये दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहा है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का ना। और इतने फोर्स से तो 2 लाख हाथी उठाया जा सकता है। ये आपके हाथ में पकड़ाएगा, तुरंत आपके हाथ से छूट जाएगा, दीवार उवार छेद के बाहर चला जाएगा। अरे है कि नहीं? तो थोड़ा सा हमने ये महसूस किया कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना ज्यादा ताकतवर होता है। कहने के लिए बस एक कूलम था, लेकिन फोर्स देख रहे हो कितना ताकतवर है। क्लियर है? और कहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कमजोर होता है कि 100 केजी के लोग भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं जिससे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना ताकतवर है। ये जो कंघी था, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज आ जाने से वो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर ले रहा था, तो बताइए तो इस कागज के टुकड़े को नीचे की तरफ कौन खींच रहा है? अर्थ। बोलिए जल्दी। तो अर्थ नीचे खींच रहा है, कौन सा फोर्स लगा के? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के। और कंघी इसको कहां खींच रहा है? ऊपर। कौन सा फोर्स लगा के? इलेक्ट्रिक फोर्स लगा के। आप बताइए तो कौन जीतता है? कौन जीतता है? मतलब ये कागज का टुकड़ा कहां जाता है? ऊपर चला जाता है, यानी कंघी जीत गया कि नहीं? और कंघी का मास कितना होगा? मुश्किल से हमको लग रहा है 20-25 ग्राम होगा। आप बताइए कि एक 20 ग्राम के कंघी ने है 6 इंटू 10⁻20 माइनस क्यों बोल रही हो? 6 इंटू 10⁻24 केजी के अर्थ को हरा दिया। ये कोई मामूली बात है? आप मतलब मास को देखोगे, कोई कंपैरिजन है इसमें? ये कहाँ 10⁻24 केजी का ऑर्डर का आ रहा है, वो कहाँ 20 ग्राम का है। तो क्यों 20 ग्राम की कंघी ने 6 इंटू 10⁻24 केजी के अर्थ को हरा दिया? क्योंकि ये लगा रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स, वो लगा रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। अब बात समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, तो आप अपने बुक में देखिए, ये बातें लिखी होंगी, हालांकि पीछे वाली सारी चीजें भी लिखी थी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। ये प्रकृति का सबसे कमजोर फोर्स होता है। और इसकी वजह क्या है? तो ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 है ना। टू फील दिस फोर्स प्रैक्टिकली, अगर आप महसूस करना चाहते हैं प्रैक्टिकली इसको, एटलीस्ट कम से कम 1 मास शुड बी वेरी लार्ज। कम से कम एक मास को बहुत ज्यादा होना जरूरी है। लाइक 2 पेन्स नेवर सीम्स टू अट्रैक्ट ईच अदर। 2 पेन कभी भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट इफ वी ड्रॉप द सेम पेन, लेकिन जब हम उसको ड्रॉप करते हैं, अर्थ अट्रैक्ट्स द पेन बिकॉज द मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज। बताइए उसी पेन को अगर हम छोड़ते हैं तो वो नीचे क्यों जाता है? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है ना। चलिए, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब इसमें तो एक वेरी लगा हुआ है, हमको तो 10-12 वेरी लगाना चाहिए। वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसकी वजह क्या है? ड्यू टू लार्ज वैल्यू ऑफ इट्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो थोड़ा सा और कंपैरिजन अभी बाकी है, और उसके बाद हम लोग प्रॉपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए ठीक है, थैंक यू।